10 to the power minus 8 कूलम। तो सिंपल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, तो याद कीजिए कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या लगता है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए फटाफट डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन की वजह से इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ ऐसा होगा। अब किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को ले सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या क्या फोर्सेस होंगे, इसके ऊपर फोर्सेस होंगे mg और टेंशन, और इस तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इन तीनों फोर्सेस के अंडर ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये चार्ज क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, यानी फटाफट अपने को क्या करना चाहिए, फोर्सेस बैलेंस कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा तरीका क्या होगा, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लेते हैं सारे फोर्सेस को, तो अपना काम हो जाएगा। ओके, यानी कि मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा ये एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा कैसे निकाले, चलिए सोचते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेंथ जो हो गया वो 5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है हमें कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो सेपरेशन है ये कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि बचा कितना, 11 माइनस 3, 8 सेंटीमीटर बचा। सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहां पे भी 4 सेंटीमीटर होगा और यहां पे भी 4 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? यानी कि अब मुझे दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है कि नहीं आपको? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड 4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर। तो तीसरा साइड क्या होगा, ऑब्वियसली तीसरा साइड 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि यहां से हम थीटा का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब फटाफट क्या करते हैं, टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा। अब क्या करें, इस टेंशन को भूल जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखेंगे कि जो टी साइन थीटा होगा वो हो जाएगा इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बहुत सिंपल, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इक्वल है, उसको क्यू ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू mg। ओके, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें m निकालना है, यानी कि टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर टेंशन को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। ओके, और यहां से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से m का वैल्यू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई g tan थीटा r स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें फटाफट सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। k का वैल्यू क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं? SI यूनिट्स में इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, q का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई g को 10 ले लेते हैं। tan थीटा इस ट्राइंगल से आराम से निकाल सकते हैं। ओके, इस ट्राइंगल से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हो जाएगा 4 और 3 चला जाएगा ऊपर, और फिर आर स्क्वायर हमारे पास, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो कि 3 सेंटीमीटर है। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली SI यूनिट्स। तो देखते हैं, ये 4 और ये 4 गया, ये 9 और ये 9 गया। ओके, ये 10 से ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। अब अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, और 10 टू द पावर माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 kg। ओके, सब कुछ हमने किस में लिखा है, सब कुछ हमने SI यूनिट्स में लिखा है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो भी SI यूनिट्स में आएगा, है कि नहीं? अब इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.3 ग्राम। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्विलिब्रियम है, सारे फोर्सेस को बराबर किया, आंसर निकाल लिया, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि हमें टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालें, बहुत सिंपल है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg यूज कर सकते हैं, m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, तो टेंशन निकालने के लिए हम बोलेंगे कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, यानी कि t इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। m का वैल्यू था 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 kg, g का वैल्यू है 10, और कॉस थीटा इस ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं
क्या वैल्यूज थे हमारे पास, ये 5 था, ये 4 था और ये 3 था और ये था थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 3 और ये 3 गया और मेरे पास आ गया 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और ये होने चाहिए हमारे आंसर्स। मास है 0.3 ग्राम और टेंशन है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैं पीछे जा रहा हूं, फटाफट अगर आपको इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे तुरंत बढ़ते हैं। ओके, गो फॉर इट। ऑलराइट, डन, क्लियर। तो आंसर्स तो निकल गए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास है टू कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल्स। ध्यान दीजिएगा क्या है, स्फेरिकल शेल्स। तो एक का रेडियस है r1 और दूसरे का रेडियस है r2। ऑब्वियसली दिख रहा है कि r2 इज ग्रेटर देन r1। और q1 है अंदर वाले शेल के ऊपर टोटल चार्ज और q2 है बाहर वाले शेल के ऊपर टोटल चार्ज। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो r इज लेस देन r1। दूसरा सिचुएशन क्या है कि r इज बिटवीन r1 एंड r2 और तीसरा सिचुएशन है r इज ग्रेटर देन r2। ओके, तो याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल क्या होता है, बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है। इसको रिकॉल कीजिए, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, ठीक है। तो फटाफट इस चीज को रिवाइज करते हैं। अगर रिवाइज कर ही रहे हैं तो पोटेंशियल भी रिवाइज कर लेते हैं, फील्ड भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल के लिए, और ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट। एक स्फेरिकल शेल के बाहर कोई पॉइंट है और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है कितना, r। तो पोटेंशियल कितना हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है kq/r। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, kq/r²। ओके, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड्स। करेक्ट। ओके, इनसाइड में क्या हो जाता है, इनसाइड में क्या कहानी हो जाती है, इनसाइड में ये कहानी हो जाती है कि एवरीवेयर इनसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो कितना होता है, kq/R। यहाँ r क्या है, r है उसका रेडियस। यानी कि किसी भी पॉइंट अगर अंदर के बारे में बात करें तो उसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सरफेस पोटेंशियल। ठीक है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड क्या होगा, फील्ड हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बड़ी सीधी सी बात है, स्फेरिकल शेल है, बाहर में फील्ड हो जाएगा kq/r², अंदर में फील्ड हो जाएगा 0। खत्म कहानी। ठीक है, तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है कि स्मॉल r इज लेस देन r1, यानी कि ये अंदर वाले शेल के भी अंदर है और बाहर वाली शेल के भी अंदर है। तो ये पॉइंट क्या है, ये एक इंटरनल पॉइंट है दोनों शेल के लिए। तो फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा 0 + 0, है कि नहीं। ठीक है, बाहर वाले शेल के लिए भी फील्ड 0, अंदर वाले शेल के लिए भी फील्ड 0। तो खत्म कहानी। पहला आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन के लिए आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या है, अब ये एक शेल के बाहर है, जो अंदर वाला शेल है, जो शेल 1 इसको कह लेते हैं, चलो शेल 1 और शेल 2। तो जो अंदर वाला शेल है या शेल 1 है उसके लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और जो शेल 2 है उसके लिए क्या है, ये इंटरनल पॉइंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ओके, अंदर वाले शेल के लिए हो जाएगी kq1/r², और बाहर वाले शेल के लिए हो जाएगी 0, है कि नहीं। यानी कि नेट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, kq1/r²। और ये r वेक्टर का क्या मतलब है, ये r यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स। एक यूनिट वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड्स, तो ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर, बहुत सिंपल है। फटाफट थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये फील्ड है, फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, जो कि शेल 1 के लिए भी बाहर है और शेल 2 के लिए भी बाहर है। यानी कि शेल 1 के लिए फील्ड कितना हो जाएगा, kq1/r², और शेल 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kq2/r²। यानी ये बन जाएगा kq1 + q2 डिवाइडेड बाय r²। और ऑब्वियसली फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रेडियली आउटवर्ड्स, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, खत्म कहानी। की कॉन्सेप्ट क्या है, स्फेरिकल शेल के कारण फील्ड क्या होता है, बाहर होता है kq/r², अंदर होता है 0। ओके, परफेक्ट। तो ये बात अगर क्लियर है तो फटाफट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो फील्ड की हमने कहानी की और या पोटेंशियल की कहानी की, ये आपको हर तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए पता होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, स्फेरिकल शेल के कारण क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के कारण क्या होगा, एक आर्क के कारण क्या होगा, एक
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा, ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक रिंग के कारण क्या होगा, एक रिंग के कारण एक्सिस पे क्या होगा, ये सब कुछ आपको बिल्कुल प्रॉपरली याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन है हमारे सामने। तो एक सर्कुलर आर्क है, क्या ये एक हाफ रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है पाई नैनो कूलम। तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये पॉइंट ओ ऑफ दिस रिंग। तो फटाफट रिकॉल कीजिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके सेंटर पे। इसको रिकॉल कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, याद आया? ओके, मान लीजिए हमारे पास ये एक आर्क है, इस आर्क का रेडियस है आर, और इस आर्क के ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये एंगल है थीटा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे? अब कॉमन सेंस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ही होगा, है कि नहीं? सिमेट्री से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ही होगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये तो कॉमन सेंस है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इनटू 2 sin थीटा बाय 2, जहां थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर, ठीक है। तो अब क्या करना है? सिंपली इसको यूज करना है, डायरेक्ट वैल्यूज डालने और आंसर निकाल लेना है। तो इस प्रॉब्लम में पूरी कहानी क्या थी, ये चीज को याद रखना, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k लैम्डा बाई r 2 sin थीटा बाई 2। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, k का वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू 10⁹ होता है। लैम्डा, लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई ये लेंथ। ये लेंथ क्या है? हाफ पेरीमीटर, यानी कि पाई आर, और ये आर पहले से हमारे पास, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 sin थीटा बाई 2। अब ये थीटा क्या है? यहाँ पे यहाँ थीटा है 180 डिग्री, यानी कि थीटा 2 बन जाएगा 90 डिग्री, ओके। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁹ क्यू का वैल्यू है पाई नैनो कूलम, यानी 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई पाई, और आर का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.2 मीटर, और स्क्वायर करके हो जाएगा 0.04 मीटर। साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, और एक 2 है हमारे पास ये ऑलरेडी, ओके। सिंपल लगता है ये कैलकुलेशन। पाई और पाई तो गया, 10⁹ और 10⁻⁹ गया, ये 2 से ये 0.02 बन गया, यानी कि ये क्या बन गया? ये बन गया 9/2 इंटू 100, यानी कि ये बन जाएगा 450 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, या फिर न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डन। सिंपल सा चीज है। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ओके, क्लियर? तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। गिवन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड एल, फाइंड ई एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सबको पता है ना क्या होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल उसका सेंट्रॉइड है, उस पे अपने को निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, और क्या दिया हुआ है? ये जो साइड्स हैं ये लेंथ एल के हैं, और रॉड ए बी और रॉड ए सी पे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? लैम्डा। और रॉड बीसी पे जो डेंसिटी है वो है माइनस लैम्डा, यानी बीसी क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन का खास ध्यान देना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, एक यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इसको रिकॉल कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वेक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्री का भी बहुत सारा यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, अगर ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और ये रहा अपना पॉइंट जहां पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहेंगे डी। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। उसके बाद जो इस रॉड की जो एक्सट्रीमिटीज है, इस रॉड के जो एंड पॉइंट्स हैं, उनसे पॉइंट पी को ज्वाइन कर देना है। ये एंगल को हम कहेंगे थीटा 1, इस एंगल को हम कहेंगे थीटा 2। याद रखिएगा, ये एंगल हमेशा कहां से मेजर होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर से ये एंगल मेजर होगा। ठीक है, अब मैंने लैम्डा को क्या माना है, मैंने लैम्डा को पॉजिटिव माना है। अगर मैंने लैम्डा को पॉजिटिव माना है तो ई एक्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा और ई वाई का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो सिंपली डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन इसमें। तो अपने को क्या करना है, ई एक्स और ई वाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हम ब्रेक कर ही सकते हैं। यानी ई एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वाई का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब ये तो की कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छी बात क्या है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छी बात ये है कि सिमेट्री है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। दिख रहा है कि नहीं आपको, यहां से अगर मान लीजिए इस रॉड एसी की बात करें तो इस रॉड एसी पे हमने एक परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बेसिकली कहां लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है कि नहीं, यानी कि सिमेट्रिकल सिचुएशन। अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा, अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं थीटा 1 और ये मान लेते हैं थीटा 2, तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा, है कि नहीं, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट अगर सेलेक्ट किया है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली थीटा 1 थीटा 2 इक्वल हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ई वाई है ये जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में जहां में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई वाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी चिंता करनी है, ई एक्स की चिंता करनी है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, परफेक्ट। यानी कि अब ई एक्स की चिंता करते हैं और यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं रॉड ए बी के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो पहला क्या काम किया हमने, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा अपना d। ओके, अब ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं इनसे हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ये पूरा एंगल कितना हुआ करता था, 60 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना हुआ करता था, 60 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। डी को मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूं, ये एंगल हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। सिचुएशन सिमेट्रिक है, यानी ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। ठीक है, अब एक और चीज हमें निकालनी है, क्या निकालना है, हमें डी निकालना है कि नहीं, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ओके, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ये जो ब्लू में मैंने ट्राइंगल बनाया, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो डिस्टेंस है ये l/2 होगा, यानी कि tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इस ट्राइंगल से देखिए, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2 डिवाइडेड बाई d। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, है कि नहीं, यानी कि √3 हो जाएगा l/2d, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया l/2√3। आई बात समझ में, इसमें कोई तकलीफ, बेसिकली अपने को फॉर्मूला लगाना है जो अपने डिसाइड किया, तो थीटा 1 थीटा 2 चाहिए होगा और डी चाहिए होगा, यही वेरिएबल्स हैं, तो वो सारे हमने ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री यूज करके निकाल लिए, करेक्ट। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, डी का वैल्यू क्या है, l डिवाइडेड बाई 2√3
साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री यानी कि 2 साइन 60 डिग्री। 2 साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, यानी कि यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया 326 के लैम्डा बाई एल। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, है कि नहीं? चेक कीजिए। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए। हमने क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है रॉड एबी के कारण। अब बीसी का भी सिचुएशन वैसा ही है, एसी का भी सिचुएशन वैसा ही है, तो तीनों रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंट्रॉइड पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, है कि नहीं? और इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। तो पहले फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर लास्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम में चलते हैं। ऑलराइट, डन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया के 6 के लैम्डा बाई एल। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सिमेट्री का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एबी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, एसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, और बीसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सोच लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ये एक ई है और ये एक ई है। पहले इन दोनों ई को निपटाते हैं। ठीक है, दो ई है हमारे पास, ए बी के कारण एक ई है ऐसा, और एसी के कारण एक ई है ऐसा। इन दोनों को पहले निपटाते हैं। क्यों आसानी से निपटा सकते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। जब दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो क्या होता है? जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहता है, एंड ऑब्वियसली वो एंगल बाइसेक्टर के थ्रू पास करता है। यानी इस ई और इसी का रिजल्टेंट सिंपली कितना हो जाएगा? ये एक ई। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ देंगे बीसी के कारण जो एक और ई है उसको हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों ई को जोड़ के हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2E, यानी कि हो जाएगा 12 के लैम्डा डिवाइडेड बाई एल। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें दिया हुआ है इसके हिसाब से इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा -j। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये अगर हमें पता है और वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया है, जो कि होना ही चाहिए इस स्टेज पे, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे भी सिमेट्री दिखे सिमेट्री का यूज कीजिए। ठीक है, सिमेट्री की समझ होनी चाहिए। अब तक आपने बहुत सारे सिमेट्रिकल सिचुएशंस देखे हैं, कैसे उन सिमेट्रिकल सिचुएशंस का फायदा उठाना है वो भी देखे हैं, तो वो बिल्कुल आपको यूज करना है, तभी क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे, वरना मामला थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर, परफेक्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं आपको बेसिकली हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ring of radius r is having two charges q and 2q distributed on its two half parts. ठीक है, ये जो ऊपर का हाफ पार्ट है इसके ऊपर है चार्ज q, और जो नीचे का हाफ पार्ट है उसके ऊपर है चार्ज 2q. Find the electric potential at a point on its axis at a distance of 2√2r from the center. ये जो पॉइंट P है इस पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज डालने की जरूरत तो नहीं है, आप इस चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द रिंग। तो रिंग के कारण एक्सिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसको रिकॉल कीजिए। रिकॉल नहीं होता है तो 10 सेकंड लगेगा, डिराइव कर लीजिए। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, छोटा सा आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ। मान लीजिए आप याद नहीं भी रहा, क्योंकि याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, बट मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाता हूँ जिससे हम एक रिजल्ट डिराइव करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक हम छोटा सा चार्ज लेते हैं dq। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज लेते हैं dq। अब ये चार्ज इतना छोटा है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, यानी कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ओके, यानी कि पॉइंट p पे जो छोटा सा पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस को z कह लेते हैं, और ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, है कि नहीं। यानी कि dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, चार्ज का वैल्यू है dq डिवाइडेड बाई z, है कि नहीं। सोच लीजिए, dv इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई z। तो ये जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक छोटे से इनफाइनेटेसिमल चार्ज के कारण है। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, k dq डिवाइडेड बाई z को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान से सोचिए क्या क्या कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। k तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, कोई टेंशन ही नहीं है, k कांस्टेंट है। z क्या है, तो और चार्जेस कहाँ है, और चार्जेस यहाँ है, यहाँ है। ये सारे जो चार्जेस हैं वो कहाँ है, वो इस पेरिफेरी पे ही तो है। आप उस पेरिफेरी से यानी उस रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर आप एक डिस्टेंस लीजिए पॉइंट p का, तो वो डिस्टेंस कितना आएगा, सोच के बताइए, वो डिस्टेंस कितना आएगा, वो डिस्टेंस z ही आएगा। ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए, मान लीजिए यहां से ले लेते हैं, तो भी ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये है कैपिटल R और ये है स्मॉल r, तो हमेशा अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर ही आएगा। यानी कि रिंग के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, z जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, यानी कि k बाई z आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा dq का। dq का इंटीग्रल मतलब क्या है, सिंपल चार्ज क्या है, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो dq का अगर इंटीग्रल करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। यानी कि v को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, है कि नहीं। अब मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि ऊपर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ अलग है, नीचे का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ अलग है, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, तो मेरे रिजल्ट में कोई फर्क आएगा क्या। यहां मुझे क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ dq करना है। भले वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, कोई फर्क पड़ेगा टोटल चार्ज पे। ठीक है, वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो या रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हो, उस टोटल चार्ज ऑन द रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा पोटेंशियल का रिजल्ट आया के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या है, दिस इज बोथ फॉर यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पूरे रिंग के लिए कोई भी अगर छोटा सा चार्ज ले ले पूरे रिंग के लिए, z क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ इंटीग्रल ऑफ dq, है कि नहीं। ठीक है, तो चाहे रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, रिजल्ट यही रहेगा। क्लियर। ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो फटाफट नोट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे सिचुएशन क्या है, टोटल चार्ज कितना है, q प्लस 2q,